बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। जनाब आज इमरान नहीं है। आज वैसे जब अकेले शो करना होता है ना, बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि आपको कंटिन्यूसली बोलना होता है। पहले से ही इदारा माजरत का है क्योंकि अगर कुछ भी मुझे बोलते बोलते, क्योंकि आदत नहीं होती ना, फिर अगर आप बोलते बोलते थक जाए साथ वाले को थ्रो कर देते, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। लाहौरी तो बहुत ही खुश होंगे, लाहौर कलंदर्स मैच जीत गया है, बल्कि PSL जीत गया है। मैं मैच की बात क्यों कर रही हूँ, PSL 8 लाहौर कलंदर्स का फाते। इस पे हमने इन डिटेल बात करनी है और आज हमने बड़ी खबर की जगह सोचा कि आज हम क्रिकेट पे बात करेंगे सबसे पहले तो। लेकिन जी आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुशियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में रहते हुए अनफॉर्चुनेटली हमें अच्छी और खुशी वाली खबरें कम ही मिलती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं आपको सुबह सुबह बता रही हूँ कि आज खुशी का आलमी दिन है, तो आप दिन मनाएं। और इस दिन को मनाने का पर्पस भी ये है कि लोगों को मैसेज दिया जाए, कि कोशिश की जाए कि वो ज़िंदगी में खुद भी खुश रहे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रहने दें। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने की कोशिश करें, जो कि मुश्किल है आजकल के दौर में। लेकिन स्टिल जी इसका ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उस वक्त किया गया जब तमाम अरकान ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है तो उसकी तायद में बैनुल अक़वामी यौम खुशी या यौम सादत अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो मुकर्रर करदा दिन है, जिसको एक आलमी दिन का दर्जा दिया गया। और इसके बाद जी खुशी की अगर हम बात करें, वैसे तो इर्द गिर्द आपको पता है हमारे बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब हमें खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन सबसे बढ़कर खुशी को कहें कि आज के दौर में एक नायाब शय बन चुकी है तो ये गलत नहीं होगा। मुसलसल परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में उलझे होते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता। जब भी हम नाखुश होते हैं ना, आपको पता है इसका असर हमारी अपनी ज़िंदगी पर तो होता ही है, हमारी अपने ताल्लुकात पर तो होता है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके साथ भी। यानी आपकी एनर्जीज अगर मैच नहीं हो रही हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी नहीं एमिट करें तो इसका बहुत इम्पैक्ट आपके इर्द गिर्द के लोगों के अंदर भी होता है। बहुत सारे लोग आजकल हम अपने इर्द गिर्द देखते भी हैं कि हम खुशी अगर हमें मिल भी रही होती है तो हम उसको शायद डाइजेस्ट नहीं करना चाहते, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये मैं आपको सारी तमीज़ बनाने का मकसद भी यही है कि आपको थोड़ी सी टिप्स तो दे सकते हैं जो कि मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है खुद पे इम्प्लीमेंट करना। चंद सीधा चीज़ें हैं अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर गुजारने के लिए, खुश रहने के लिए आपके लाइफ पैटर्न्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आपकी नींद, आपके जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, आपके खाने पीने के पैटर्न्स हैं, वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपकी ज़िंदगी में। लाइफस्टाइल, आपकी एक्सरसाइज, आपका जो मेडिटेशन है, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। फिर आपके इर्द गिर्द जो आपका कम्युनिकेशन होता है लोगों के साथ, उसमें पॉजिटिव, हर चीज़ में नेगेटिविटी ना ढूंढना और पॉजिटिविटी ढूंढना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, जो कि आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि हम ये टाइम को मैनेज करें, लेकिन हर वक्त हमारे हाथ में फ़ोन्स हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं। उसका नुकसान ये भी होता है कि इर्द गिर्द बैठे लोगों से हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ अगर इस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं तो उसका भी आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपैक्ट आता है। जो थॉट आपके एक्सचेंज होते हैं या बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और ये आपकी ज़िंदगी में खुशी लाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया भी है। ये चंद चीज़ें जी कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि आप खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रख सकें। और उन तमाम लोगों से जो आप लोगों को खुश देखकर खुश नहीं होते, प्लीज़ लोगों की खुशी में खुश होना सीखें। चलिए जी, प्रोग्राम में आपको पता है हम पॉलिटिकल डिस्कशन भी करते हैं, क्रिकेट की बात भी करते हैं। पॉलिटिकल बस अभी मैं थोड़ा हल्का सा एक टीज़र देती हूँ, आगे जाके हमने बात करनी है। जनाब कारकुनों को और तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनके घरों पे जो छापे हैं उनका सिलसिला फिर शुरू हो चुका है। पहले तो हमने ज़मान पार्क से इसका आगाज़ देखा, उस पर धावा बोला गया, पुलिस की जानिब वहाँ पे हंगामा राई हुई, कारकुनान की जानिब से वहाँ पे धावा बोला गया, दीगर चीज़ें सारी रहीं। क्रैकडाउन जारी है जी। अब तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हों, उसके अलावा ज़हीर अब्बास खोकर साहब हों, मियां असलम इकबाल हों, उनके डेरे पे पुलिस की जानिब से जो छापे हैं और गिरफ्तारियों का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। इस पर इन डिटेल हम बात करेंगे, क्या वजूहात हैं, हुकूमत क्या सोच रही है और ये छापे और ये जो गिरफ्तारियों वाला मामला है कहीं रुकने वाला है या नहीं, इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट ओपिनियन लें। लेकिन सबसे पहले जी आपको आज मैंने को बताया ना, बड़ी खबर में हमने बात करनी है क्रिकेट के हवाले से।
अच्छा, बड़ी खबर में जी हम बात करते हैं लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन का। तो आपको पता है लाहौर में इसका फाइनल हुआ। कलंदर्स एक बार फिर मुल्तान सुल्तान्स को फाइनल में हराकर PSL चैंपियन का बनने का एजाज़ जो उन्होंने अपने नाम कर लिया। आपको इतना पता है, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, आखिरी बॉल तक ये मैच फंसा रहा। और जिस अंदाज में लाहौर कलंदर्स ने सिर्फ एक रन से कामयाबी समेटी। फातेह 11 ने जी दरमियान में वो जो डगमगाई, उसके बाद लाठी चार्ज किया, ओवर 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। मिर्जा बेग 30, फ़खर जमान 39 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी डेविड बीजी से पहले बैटिंग करने आए और फिर छा गए। 15 गेंदों पर 5 छक्के और 2 चौके भी लगाए। 44 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 65 रन बनाए। उनकी भी इनिंग्स बहुत ही जारहाना किस्म की इनिंग्स थी। फिर हदफ का ताकुब हुआ और मुल्तान के ओपनर उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान ने 41 रन का आगाज़ दिया। उस्मान खान 18 रन बनाकर आउट हुए। फिर मोहम्मद रिजवान आए, रली रोसो आए। उन्होंने मैच को गिरफ्त से बाहर लेते हुए रोसो ने तकरीबन 52 रन बनाए। 32 बॉलों की शानदार इनिंग्स खेली, 32 गेंदों पर 52 रन बनाए। उसके बाद राशिद खान का वो शिकार हो गए और उसके बाद जी मोहम्मद रिजवान ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और उनके हवाले से अगर आपको बताएं तो 34 रन बनाए। सो ओवरऑल इस पूरी कन्वर्सेशन का क्रक्स यही था कि PSL 8 का जो सीज़न था वो लाहौर कलंदर्स के नाम था। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे और उसके साथ साथ सलीम खालिक साहब होंगे। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे अवैस का जो नहीं पता, लेकिन सलीम साहब आपका मुझे पता है कि आप लाहौर कलंदर्स को कहीं दिल की गहराइयों से सपोर्ट करे थे, छुप छुपा के। ऐसा ही है, खुश तो आप बहुत होंगे। छुपा के नहीं, खोलकर कर रहा था। लाहौर को भी कर रहा था और कोयटा को भी कर रहा था। बदकिस्मती से कोयटा ने तो बहुत लेट डाउन किया, लेकिन चले एक टीम तो जीती। और आज तो आपकी बातें सारी खुशियों पर हैं। जितना अच्छी अच्छी आपने बातें बताई, काश लोग उस पर अमल करें तो बहुत अच्छी हो जाए दुनिया। ये तो लाहौर वाले तो खुश होंगे बहुत ज्यादा और कराची वाले मैंने खुशी में ही इतनी सुबह सुबह खुशी की बातें की हैं। सलीम खालिक साहब, तो आप ये बताएं, आपको ये जो इतना नेल बाइटिंग किस्म का मैच है वो कैसा लगा? जिस तरह से आखिरी बॉल तक इस गेम के अंदर थ्रिल रहा, एक्साइटमेंट रही, हाउ डू यू सी दैट? बहुत जबरदस्त मैच हुआ। आप समझें कि इतने सारा जो क्राउड आया हुआ था और जो इतने लाखों लोग टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे होंगे, सबके पैसे वसूल। इतना एंटरटेनिंग मैच, आखिरी बॉल तक नहीं पता था और आखिरी लम्हे तक नहीं पता था। अगर वो रन आउट भी हो जाता तो सारी पिक्चर चेंज होती, फिर सुपर ओवर क्या क्या होना था। बहुत एक एक्सीलेंट मैच हुआ और किस्मत थी लाहौर के साथ। हालांकि मुल्तान ने भी बहुत मेहनत की और आखिरी वक्त तक लड़ते रहे वो। लेकिन आप यही कहें, एक रन से PSL का फाइनल जो टीम हारी हो या जो टीम जीती हो, क्या हाल होगा। और इसीलिए जब मैच खत्म हुआ तो काफी गर्मा गर्मी भी हुई। जो मुल्तान के मैनेजर हैं उन्होंने अंपायर से शिकायत की कि जी आपने हमारी वाइड जो है उस पर आपका रवैया ठीक नहीं था। उनको लाहौर की वाइड जो है आप बैटिंग पे नहीं दे रहे थे, हमारी नहीं दे रहे। तो फिर अंपायर से उनकी तल्ख कलामी हुई, एक मैच के लिए बैन भी कर दिया उनको। और रोसो ने भी कुछ ऐसी शिकायत की थी कि मेरे से तो प्लेयर आवाजें करते थे। तो बहुत ही ऐसा मैच हो रहा था, समझे आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, बहुत इंटेंस वाला मैच था और उसका रिजल्ट भी वैसे आया, रिजल्ट भी वैसा आया और ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अवैस, आपने मुझे ऑफ एयर मुबारकबाद दी थी। मैंने कहा कि मैं आपसे पूछूं कि आपने लाहौर को कितना सपोर्ट किया था और आपकी कितनी ख्वाहिश थी कि लाहौर कलंदर्स जीते या आप मुल्तान सुल्तान्स को ही सपोर्ट कर रहे थे आखिरी बॉल तक? अवैस, आपको आवाज आ रही है? जी आपको मेरी जी एक तो आपको सबसे पहले मुबारक हो अरमला, क्योंकि आप लाहौर को सपोर्ट करी थी। क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता है कि लाहौर ऐसा ब्रांड है, आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान सुपर लीग की स्टार्टिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं लाहौर जो है वो डगमगा जाती थी। उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं, लेकिन हालिया अरसे में अगर आप देखें 2-3 साल में लाहौर कलंदर ने एक ज़बरदस्त अपना जो बैकअप है वो तैयार किया। स्पेशली जो मुझे अच्छी चीज़ लाहौर की हमेशा लगती है वो ये है कि आप देखें उस लड़के को वो चांस देते हैं जो कि पाकिस्तान किसी भी सर्किट में नहीं होता, ना डोमेस्टिक के अंदर होता है, ना अंडर 19 खेला होता है। उसको पॉलिश करते हैं, जो रॉ टैलेंट होता है उसको बड़े स्टेज मैचेस पे वो खिलाते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से बेग ने परफॉर्म किया है, एक क्रूशियल मैच जो कि आपको पता है एलिमिनेटर मैच था, उसके अंदर उस लड़के ने परफॉर्म करके 50+ रन्स बनाए, लाहौर को फाइनल तक वापस लेके। लेकिन लाहौर ऑब्वियसली आप दोनों अपना एक्साइटेड हैं, लेकिन मुझे था
मुल्तान को यहाँ पर जीतना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि नजम सेठी साहब की भी बात थी कि इस दफ़ा अगर हम बात करें, अगर दोनों लीग्स को कंपेयर करें, दुनिया की जो बड़ी लीग्स हैं आईपीएल और पाकिस्तान सुपर, तो आईपीएल के जो मीडिया राइट्स थे वो 130 मिलियन के करीब थे और इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग के 150 मिलियन के करीब गए हैं। तो बड़ा हेल ऑफ है यहाँ पर। एक स्लो एंड स्टडी जो एक पौधा उगाया गया था, मैं कहता हूँ पीएसएल का, मुझे याद है कि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स भी उठाए गए कि यार पता नहीं कामयाब होती है नहीं होती, दुबई में हो रही है, ये स्लो एंड स्टडी आज आप उसका फ्रूट देख रही हैं कि वो एक्सपैंड हो रहा है। एक अच्छी बात है यहाँ पर फ्रेंचाइजेस को साथ लेके बैठ के बात करने की अब जरूरत भी है। मैं कहता हूँ कि जितना प्रेशर पाकिस्तान सुपर लीग पे आ रहा है, जो पूल ऑफ क्रिकेटर्स बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, 2 टीम आई गेस और आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप देखें ना कि ये एक ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान सुपर लीग। बहुत से लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड भी हैं कि हम टीम खरीदें। बिल्कुल, आपकी इसी बात का मैं सलीम साहब से भी ज़रूर ओपिनियन लेना चाहूँगी। सलीम साहब, अवैस ने भी पॉइंट आउट किया कि जिस तरह से यहाँ पे लाहौर कलंदर्स जो है दीगर टीम्स भी हों, नया टैलेंट आता है, रॉ टैलेंट आता है, और पीएसएल के बाद ही हमने देखा है कि हमारी कौमी टीम के अंदर हारिस रऊफ हों, शाहीन जाह अफरीदी हों, दीगर जितने भी प्लेयर्स हैं वो पीएसएल का ही एक जो कह लें इनिशिएटिव था और उसके बाद उनको टीम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस के बाद चांस मिला। अब जिस तरह से फ्लो है प्लेयर्स का, डू यू थिंक कि इसको मज़ीद हमें एक्सपैंड करना चाहिए? और जिस कामयाबी से माशाल्लाह पीएसएल हर साल अपने जो कि एक स्टैंडर्ड एक बार को रेस करता है, एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज्यादा इसमें मसाइल होंगे। पीसीबी को खास तौर पर जो मौजूदा फ्रेंचाइज हैं उनकी तरफ से काफी रेजिस्टेंस नजर आएगी। वजह इसकी ये है कि पीएसएल लॉस में जाने वाला इवेंट था। हमारा ये इस वक्त 8 इवेंट हुए हैं, उसमें से तकरीबन 6 में बहुत भारी माली नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है फ्रेंचाइज को। 7वें से थोड़ा बहुत फायदा हुआ और 8वें से भी फायदा होगा। उसकी वजह भी एक और है, जो सैरोगेट वेबसाइट से कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए 4 टीमों के, तो उससे पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा अब आना शुरू हुआ है। जिस वक्त पीएसएल शुरू हुई थी उस वक्त टीमें खरीदने को कोई तैयार नहीं था। अब तो एक ब्रांड है, अब तो सब आएंगे। अब इसका नुकसान यूं होना है मौजूदा फ्रेंचाइज को कि जैसे किसी को मिल रहा है, पीएसएल से फायदा हुआ, सपोज कि 1 अरब रुपए फायदा हुआ, अभी जो 1 अरब रुपए हैं वो 6 टीमों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन अगले साल भी अगर 1 अरब हुआ तो फिर वो 8 टीमों में करने पड़ेंगे। इसलिए ये जो फ्रेंचाइज हैं मौजूदा, ये चाहती हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात हुई है कि या तो आप ऐसे इकदाम करें कि जो पैसा है आना वो बढ़े, या फिर इनकी जो फीस है वो कम करें, या कुछ ऐसी चीज करें जिसकी वजह से इनको नुकसान भी ना हो और टीमें भी आ जाएं। टीमें आएंगी बिल्कुल, अब तो ज्यादा महंगे दामों पे टीमें बिकेंगी। लेकिन मैं साथ में एक और बात भी बता दूं, मुल्तान सुल्तान का जब मसला हुआ था, नई मैनेजमेंट आई, उसने भी एक्साइटमेंट में आके 1 अरब से ज्यादा फीस पे टीम खरीदी और अभी तक लॉस में जारी है। चाहे फ्रेंच पीएसएल में जितना भी फायदा हो, मुल्तान सुल्तान का जो लॉस है वो तकरीबन 50 करोड़ 60 करोड़ या इससे भी ज्यादा होता है। तो ये चीजें भी देखने वाली हैं। ये सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं डेफिनेटली। बिल्कुल, ब्रांड को और बड़ा बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर टीमें बढ़ाएंगे तो फायदा भी होगा, वरना रोते रहेंगे जो मालिकान है। ठीक है। अच्छा अवैस, आपने अब लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पे तो हमने बात करनी है, लेकिन मुल्तान सुल्तान प्लेड रियली वेल। जिस तरह से उन्होंने डट के मुकाबला किया, रिजवान की कैप्टनसी हो या मुल्तान सुल्तान की ओवरऑल इस सीजन के अंदर परफॉर्मेंस हो, इट वाज रिमार्केबल, नो डाउट। सो हाउ डू यू सी कि लाहौर कलंदर्स की अच्छी परफॉर्मेंस तो एक दफ़ा हम मुल्तान को भी फरामोश नहीं कर सकते, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है। देखिए मुल्तान, आपको पता है जब मुल्तान में खेल रही थी तो एक बात मैंने उस पर भी की थी कि फ्लक्चुएट होता है अपना टाइम पॉइंट्स टेबल। आपने देखा होगा आखिर तक फ्लक्चुएट हो रहा था लाहौर भी, यहाँ तक कि एक जो मैच है अपना जो क्वालिफायर था वो हारा था मुल्तान से, तो फ्लक्चुएशन लगी रहती। लेकिन मुल्तान का जो सफर था पाकिस्तान सुपर लीग 8 में, मुल्तान से उन्होंने बड़ा जबरदस्त आगाज किया। एक प्रॉपर एक जेल अप यूनिट आपको नजर आता था। कहीं ना कहीं स्टार्ट में जो उनसे आपको टिम डेविड की कमी महसूस होती थी, उन्होंने आके वो भी अपनी पूरी की। लेकिन जो स्पेसिफिकली आप मुल्तान को अगर पूरी टीम देखें, आपको देखा होगा लीडिंग स्कोरर जो उनसे रिजवान उसके अंदर मौजूद थे। बेस्ट अपना जो टूर्नामेंट का जो प्लेयर है एहसानुल्लाह वो उसके अंदर मौजूद था। उसके अलावा अब्बास अफरीदी ने जिस तरीके से आपने पता पूरे टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने लीडिंग विकेट टेकर थे। तो एक पैक आपको अपना जो टीम है मुल्तान की नजर आती है। सिर्फ थोड़ा सा मुझे गलती बस फाइनल के अंदर ये नजर आई थी मुल्तान की। एक तो याद होगा मैंने कहा था टॉस का फैक्टर बड़ा मैटर करता है लाहौर की साइकोलॉजिकली, क्योंकि कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे, क्योंकि जहां पर अगर आप टॉस जीतते हो लाहौर के खिलाफ, आप बैटिंग करने जाते हो तो कहीं ना कहीं लाहौर थोड़ा बहुत आपको अंडर प्रेशर नजर आती है टीमों की, क्योंकि हाई रिलक्टेंट है तो बॉलिंग के ऊपर। क्योंकि मुल्तान ने जब बैटिंग भी स्टार्ट की तो आपने देखा होगा बड़ा जबरदस्त मुल्तान
बैटिंग था, उन्होंने बड़ा तरीके से अपना शहनशाह अफरीदी को हैंडल किया, बल्कि उस्मान को पता है उस्मान खान ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एज कम्पेयर टू शान मसूद वगैरह। बात हो रही थी कि शान को यहाँ पर लेके आया जाए, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से शहनशाह अफरीदी को खेला। लेकिन इतना नेल बैटर मैच तो मैं कहता हूँ होना चाहिए जितनी बड़ी को। लेकिन थोड़ा सा बस मुझे शिकायत थी, सलीम भाई भी यहाँ पर मौजूद है आपके साथ, लेकिन थोड़ी सी एक शिकायत थी, वो ये थी कि जब पाकिस्तान ए का स्क्वाड जब बना था, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में बार बार डिस्कस करते हैं कि यार ये लड़के आखिर कहाँ जाएंगे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं। अंडर 19 अच्छी बात है कि आप स्क्वाड बना रहे हो, टूर करवा रहे हो, पाकिस्तान टीम्स का टूर है। जो टॉप विकेट टेकर है आपका अब्बास अफरीदी, वो कहीं पर भी नहीं आ रहा स्क्वाड के अंदर, जो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम का। मुझे बड़ा हैरानगी की बात थी, आपने एमन को सिलेक्ट किया जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिनका ताल्लुक था। अगर उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें, क्वेटा के खिलाफ रिकॉर्ड देखें तो इतना कोई खास नहीं था। अंडर 19 सा है लड़का। यानी आपका पॉइंट बहुत वैलिड है अवैस और सलीम साहब। ये इससे पहले भी अवैस कर चुके हैं कई दफ़ा बात कि जो हमारे प्लेयर्स आते हैं, पीएसएल इतने सारे प्रोडक्ट्स देते हैं। अगर हम इस बार भी बात करें, मुल्तान एहसानुल्लाह की बात करें जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, अब्बास अफरीदी हैं, मिर्ज़ा ताहिर बेग हैं, साइम अयूब हैं, ये सारे इतने यंग प्लेयर्स हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इनकी क्रिकेट को लेके भी ज़रूर आपका कमेंट होगा और जो अवैस ने बात की उस बात को भी आगे बढ़ाइएगा प्लीज़। बिल्कुल, ये नए लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ तो खेल भी चुके हैं और कुछ अभी आए हैं उभर के। असल में बात ये है कि पीएसएल के मैचेस चूंकि टेलीविजन पे आते हैं और हमें इंटरेस्ट भी बहुत होता है, दुनिया भर में देखे जा रहे होते हैं, तो ये एक महीने में ये प्लेयर घर में बच्चे जान जाते हैं इनको कि यार ये साइम अयूब है, ये फलाना प्लेयर है, ये फलाना प्लेयर है। हालांकि वो पहले या डोमेस्टिक में या इस तरह परफॉर्म कर चुके होते हैं। फिर उस एक इवेंट की बेस पे अगर आप उनको फॉरेन कौमी टीम में ले आते हैं, वहां पे वो बेचारे फ्लॉप होते हैं, तो उनका कैरियर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। लेकिन अब एक अच्छी चीज हुई है, जैसे जूनियर लेवल के टूर शुरू हुए हैं, तो हमें अच्छा मौका मिला है कि इन प्लेयर्स को यहाँ पर रखें, साथ में रूम करें और डोमेस्टिक सीजन थोड़ा खिलाएं ताकि उनको प्रेशर झेलने की भी आदत हो, फिर बिल्कुल नेशनल टीम में लेकर आए। अभी तो हम लोग बहुत जल्दी लेकर भी आ गए, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में लेकर भी जा रहे हैं। अब्बास वाली बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि एक प्लेयर जिसने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है, इतनी विकेटें ली हैं, उसको चलो आपने नेशनल टीम में बहुत सारे प्लेयर्स को लिया, उसको नहीं रख सकते थे तो दूसरी टीम में किसी में डाल देते। और अभी भी आगे मौके आएंगे, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स को जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हो एकदम आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, इनको मौके देना चाहिए। शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, ये इसी तरह खेल खेल के आए। ओवरनाइट ये लोग बड़े स्टार नहीं बने, लेकिन पीएसएल से आए, दूसरे डोमेस्टिक में भी खेले, फिर पाकिस्तान में मौका मिला, वहां परफॉर्म किया, फिर आ गया है। तो एक इन प्लेयर्स को भी साथ रखना पड़ेगा और इनको ग्रूम करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर जरूर इनके कैरियर में बनेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, इन द एंड हमारे पास लास्ट मिनट है, मैं चाहूँगी आप दोनों ने पीएसएल को भरपूर तरीके से डेफिनेटली आप लोगों ने तो फॉलो किया ही किया है। अब कोई ऐसा प्लेयर मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज में से अवैस जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए आगे जाके, जिस तरह अभी आप लोग डोमेस्टिक लेवल से उसको नेशनल टीम में शमूलियत की बात करें, बड़ा अच्छा रहा और आपका फेवरेट रहा इस पूरे पीएसएल के सीज़न में, कौन सा ऐसा प्लेयर है? देखिए, मैं ज़्यादा एक्साइटेड था अपना इसकी एहसानुल्लाह की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा एक पासमानदा इलाके से उसका ताल्लुक भी, अनफॉर्चुनेटली फ्लड में भी उसका जो मामला हुआ, फिर बड़ा नज़रअंदाज किया गया उसको। मुझे याद है डोमेस्टिक मेरी टीम का वो हिस्सा भी है, रावलाकोट हॉक्स में, बाकी अपना पीएसएल के अंदर भी। फिर उसके अलावा मुझे याद है कि डोमेस्टिक के अंदर वो केपीके की तरफ से खेलता रहा, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, लेकिन इन एंड आउट रहा है बहुत ज़्यादा। उसको बैकअप बहुत ज़्यादा मुझे याद है अब्दुर्रहमान भाई ने, रिजवान भाई वगैरह करते रहे हैं उसको। लेकिन जो खास करके जो एक ये, जैसे भाई दूसरे भी बात कर रहे हैं कि पीएसएल क्योंकि एक ब्रांड बन चुका है, आपको पता है कि ये लाइव टेलीकास्ट होता है, सबको लड़कों को जो आजकल यंगस्टर्स आ रहे हैं अंडर 17 अंडर 19 के, वो ये नहीं कहते कि हमने, जो गलत है मैं कहता हूँ कि यार मैंने कायदे आज़म ट्रॉफी खेल के ऊपर आना है, वो कहता है मुझे केपीएल खिला दो या मुझे पीएसएल खिला दो। उसको इसमें शोकेस ज्यादा है, एक दो इनिंग्स में स्कोर करूंगा तो पाकिस्तान टीम के लिए नाम आ जाएगा, जो कि शायद मैं भी कहता हूँ गलत है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके आते हो। लेकिन एहसानुल्लाह एक ऐसा लड़का है जो कि आपके लिए बड़ा रिस्पेक्ट हो सकता है रेड बॉल क्रिकेट के अंदर। लेकिन वही बात, बहुत अर्ली है, अफगानिस्तान जैसी भी टीम है इस साइड है, अल्लाह करे कि लड़के अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन ठीक हो गया। सलीम साहब, आपका इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो आगे जाके एक बड़ा स्टार बनेगा इंशाल्लाह, जो भी है? मुझे साइम अयूब का खेल अच्छा लगा और बाबर आजम से भी मेरी बात हुई थी, बाबर भी यही कह रहे थे कि लड़का ऐसा है, इसने बहुत इंप्रूव किया। पिछले साल क्वेटा की तरफ से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन इस साल उनकी बैटिंग बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई, पावर हिटिंग भी सीखी, नए शॉट्स भी लेकर आए। वो अगर वो इसी तरह मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान टीम में काम आ सकते हैं आगे जाके।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अवैस, आपका भी, सलीम खालिक साहब आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जी, पीएसएल के हवाले से बात कर रहे थे। लाहौर कलंदर्स ये ट्रॉफी तो ले गया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नए प्लेयर्स हैं, सानुल्लाह और साइम अयूब के हवाले से दोनों हमारे एक्सपर्ट बात कर रहे थे। और आगे जाके इन प्लेयर्स की जो कौमी टीम के अंदर शमूलियत है उसके चांसेस तो हैं, लेकिन स्टिल स्टेप बाय स्टेप प्लेयर्स का ऊपर आना, डेफिनेटली प्रेशर को झेलने की आदत, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मजीद आगे जाके जी, अब हम क्रिकेट की तो हमने सुबह सुबह बात कर ली, पॉलिटिक्स पर ही बात करनी है, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ सियासत के हवाले से जिसके हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी आंख मिचौली जारी है। जब हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता, मगर जब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हुकूमत की तरफ से कार्रवाइयाँ तेज़ हो जाती हैं। वफाकी, सिंध और बलूचिस्तान में जो हुकूमतें हैं अपनी मुद्दत पूरी करने की कोशिशों में हैं, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो निगरान हुकूमतें इलेक्शन करवाने में कुछ खास संजीदा नजर नहीं आ रही। गुज़िश्ता रोज़ भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी मुझे मारने का पूरा प्लान बनाया हुआ था, पुलिस वाले लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं और पाकिस्तान के मसले का हल जो सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। जबकि उन्होंने अदलिया से भी कुछ बात की, उन्होंने कहा कि जी अदलिया से कहना चाहता हूँ कि मुल्क बचाएं। इमरान खान साहब ने ज़मान पाक का जो ऑपरेशन है उस पर बरहमी का इज़हार किया और कहा कि ज़मान पाक में मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, बुशरा बेगम, गार्ड और खानसामा घर पे था। पूछता हूँ, जब पता था कि एक पर्देदार खातून घर पर हैं तो ये सब क्या करने की ज़रूरत थी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इतने बेशरम पुलिस वाले थे, घर में जो मिला लूट कर ले गए। प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर कहते हैं पेट्रोल बम है। जिस पुलिस वाले ने यहाँ रहना है उसे हिसाब भी देना होगा। इमरान खान साहब ने जी पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा कराने का ऐलान किया है और साथ साथ उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इनका मकसद जो था वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करना या गिरफ्तार करके बलूचिस्तान लेकर जाना था। एक सज़ा याफ्ता शख्स 3 साल से पाकिस्तान का पैसा चोरी करके लंदन में बैठा है, ये सब उसका प्लान था। और बुध को खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का भी ऐलान किया है। इस सारी सूरत हाल में जी जो नई डेवलपमेंट थी वो मैंने आपके साथ सुबह शो के आगाज़ में भी शेयर की थी कि जी ज़मान पाक की हंगामा आराई के बाद अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, लीडरान हैं, उनके घरों पर छापे मारने का सिलसिला भी जारी है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। आखिर ये सियासत किस तरफ जारी है, इसी पे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अली भाई फॉर ज्वाइनिंग अस, होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो जो ये ज़मान पाक का मामला है और उसके बाद हमने देखा कि मियां असलम इकबाल हों, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हों, दीगर लोग हों, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस सूरत हाल को और तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत चल जाती है लेकिन जुल्म की नहीं। ये हमारा मुल्क है, इसको हमने बड़ी मुश्किलों से आज़ाद किया और अभी भी जो ये 75 साल से कायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा, लेकिन ये अगयार की आंख में सकता है। वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है जो कलमे के नाम पे बना है, और बजाय इसके कि हम आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से इस मुल्क को आगे लेके चलें, हम आपस में इतने गुत्थम गुत्था हो चुके हैं कि हमारा अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान और मुसलमानों का कातिल बुशर गुजरात जिसने मुसलमानों को शहादतें दी बेशुमार, नरेंद्र मोदी, वो आज हमें जो है हमारा मजाक उड़ा रहा है, जो हम एक दूसरे की हमने हालत की है। अब जो इस वक्त मुल्क की हालत है, आप देखें, इलेक्शन अनाउंस सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, डेटें आ चुकी हैं, जल्द या बदर इलेक्शन होना है। और इस वक्त हम कर क्या रहे हैं? माशी तौर पर हम तबाही का शिकार हैं, दहशतगर्दी के साए फिर मंडला रहे हैं, हमारे फौजी जवान और पुलिस शहादतें भी दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? अपने ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की लीडरशिप और कारकुनों को हरासा कर रहे हैं, घरों पे छापे पड़ रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, 10 साल के बच्चियों को हरासा किया जा रहा है, खवातीन को हरासा किया जा रहा है। और इससे हासिल वसूल क्या होगा? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, जिसके हर घर में, पाकिस्तान के हर घर में तहरीक इंसाफ का वोटर है, मैं सबको कह रहा हूँ 22 करोड़। कल मैंने एक पिक्चर देखी, यकीन करें मेरी बहन, मुझे एक दुख बहुत ज्यादा हुआ। किस चीज का? सियासत से खता नजर।
इमरान खान मुल्क के एक कौमी हीरो भी हैं सियासत के अलावा भी, और उनकी जिंदगी जो है आम जिंदगी नहीं रही। उन्होंने पर्सनल लाइफ में बड़े मुश्किलात भी सहे हैं, सियासत की वजह से उनकी फैमिली भी टूटी, सबको इसका पता है। बिल्कुल। अब एक बाप ही इस दर्द को समझ सकता है कि जिसके बच्चे उसके साथ किसी भी वजह से ना रह सक रहे हों, वो बाहर हैं अपनी माँ के साथ, उनकी बचपन की कुछ यादें उस आदमी ने संभाल के रखी और उनको पांव तले कुचला। तो मैं कल मैंने ये सवाल डाला है सबसे, हुकूमत से भी, उनके जो उनके सपोर्टर हैं उनको भी, कि उनके बच्चों की तस्वीरें तो आपने पांव तले कुचल दी, जो 22 करोड़ अवाम के दिलों में इस आदमी की तस्वीर है इमरान खान, उसको कैसे कुचलोगे? ये जो हम नफरतें बना रहे हैं, ये जो हम नफरतें पैदा कर रहे हैं, जो सियासत को हम आपस में एक दुश्मनी का रंग दे रहे हैं, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में मैं बात को वाइंड अप करता हूँ कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, फैसला किया है, और जो मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मोहतरम लाहौर हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है कि उन्होंने देखें उस दिन भी मामला डिफ्यूज किए। 4 दिन पहले जब लाहौर हाई कोर्ट खान साहब तशरीफ ले गए, हजारों वर्कर्स साथ थे, एक गमला नहीं टूटा, वापस घर आराम से चले गए। जो इधर जुडिशल कमीशन में हुआ उस दिन इत्तेफाक से मैं अंदर ही कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर था जब ये कोर्ट हियरिंग हो रही थी, और इमरान खान साहब को डिलिबरेटली डिले किया गया, उन पे शेल्स वगैरह फायर किए गए ताकि वो ना आ सकें। इन चीजों से जो है मामला खराब होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, इस पे सियासी मामला को चलने दें। मैंने सुबह भी इस पे ये बात की है कि ना आईन मुअत्तल है, ना जो है ना कोई बुनियादी हुकूक मुअत्तल है, ना कोई क्या अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है जो बगैर वारंट के लोगों के घरों पे सियासी कारकुनान के छापे पड़ रहे हैं। देखें, मुझे इस बात का कोई जवाब दे दे, फिर मैं अपनी बात यहाँ पे रोकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने ना चाहते हुए, बहरहाल डेट आ गई जो है सदर ममलिकत साहब ने, अब पंजाब में इलेक्शन होना है। लाहौर पाकिस्तान का सियासी दारुल खिलाफा है, सियासत में लाहौर की तरफ सब देखते हैं। अब आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन को हिट ऑफ करने के लिए एक रैली निकालनी थी। रैली पे आपने इतना ज़दकोप किया कि आपने जिले शाह जैसे मासूम को शहीद किया। अब हमने एक इलेक्शन जलसे का, देखें, ना एहतजाज है, ना कोई रोड बंद कर रहा है, धरना है, जलसा है। वही जलसा जो आज से 80-85 साल पहले कायद जिस जगह जलसा कर चुके थे, आज वहां फिर इमरान खान साहब ने जलसा कॉल किया है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि जब कायद आज़म ने जलसा किया था तो इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह नियाजी, मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब, ये सारे वहां पे मौजूद थे। तो हम अपने लीडर के साथ एक इलेक्शन कैंपेन का जलसा करने जा रहे हैं। तो क्या अगर आईन मुअत्तल नहीं है तो हमें जलसा करने की आजादी नहीं? अगर नहीं है तो ये हुकूमत अपनी पोजीशन क्लियर करे, क्योंकि ये तौहीन अदालत है कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन करें, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान और इलेक्शन कैंपेन जलसा कर रहे हैं और आप रातों को क्रैक डाउन कर रहे हैं। ये बिल्कुल नाजायज है, बहुत जुल्म है, बहुत ज्यादती है। डेफिनेटली ये जो मामला आपने पहुंचेगा, आपने जो भी ज़मान पाक वाली बात भी की, डेफिनेटली बहुत अफसोसनाक बात थी। वो तस्वीर हमने भी देखी जो उनके साहबजादों ने कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई थी उनके लिए। डेफिनेटली इस चीज़ को काबिल मज़म्मत है। लेकिन दूसरी जानिब आपने इलेक्शन के हवाले से बात की। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शन का मामला है, अगर ये इलेक्शन होते हैं, ये साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, इसमें कोई पासदारी नहीं होगी, नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। तो जब निगरान हुकूमत, आपको पता है मौजूदा जो तहरीक इंसाफ बार बार कहती है कि निगरान सेटअप जो है वो मौजूदा हुकूमत का ही है, पीडीएम जमातों का ही है, तो उसके बाद इलेक्शन होना और उसके नताइज को मानना, अली मोहम्मद खान साहब क्या तहरीक इंसाफ इस हवाले से करेगी? क्योंकि अगर आपके ख्याल में ये निगरान सेटअप ही उनका है, तो फिर जो इलेक्शन होगा क्या वो साफ शफाफ इलेक्शन होंगे और उसके नताइज को तहरीक इंसाफ तस्लीम करेगी? देखिए, वो तो इलेक्शन वाले दिन ही पता लगेगा। इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग जिसको कहते हैं, ये भी एक धांधली का और एक जोर जबरदस्ती का शाखसाना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट भी आ गई और जो है सदर ममलिकत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ने उसका शेड्यूल भी जारी करना है और सारा कुछ हो गया है। अब इलेक्शन होना है पंजाब में और उसके खिलाफ जो ये सारा हो रहा है, जैसे अभी जो हमें रिपोर्टें सुबह मिली हैं कि हमारे बहुत ही एक जबरदस्त रहनुमा नौजवान अली अमीन खान गंडापुर, रात उन पे बहुत ज्यादा कुछ फायरिंग हुई है और उनकी जिंदगी देखे इस लेवल पे बात अगर पहुंच गई है कि हमारे कारकुनों पे और हमारी लीडरशिप पे हमले हो रहे हैं, उन पे फायरिंग हो रही है, तो इन हालात में आप मुझे ये बताएं, क्या ये कोशिश नहीं है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए? इलेक्शन को पोस्टपोन करके हमें क्या मिलेगा? हमने जब 77 में इलेक्शन को पोस्टपोन किया तो हमें 11 साल आमरीत मिली। इस वक्त इस मुल्क के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती कर सकता है, सबसे कोई भी शख्स, कोई सियासतदान, कोई शख्स, कोई भी कर सकता है, वो ये है
कि इस मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि यहाँ खुदा न खास्ता जमहूरियत जो है वो ना रहे, माज़अल्लाह, मेरे मुंह में खाक, तो फिर उसका नुकसान क्या होगा? हमारा दुश्मन यही चाहता है कि इस मुल्क में जमहूरियत ना हो, इस मुल्क की अवाम और इसकी पाक फौज के बीच में फासले हों, इस मुल्क में सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो, सियासी अबतरी की सूरत हाल हो, खुदा न खास्ता। और जिस तरह पश्तूनों को एक तरह से टारगेट किया गया, पहले आमिर मीर साहब की तरफ से और फिर मोहतरमा मरियम साहिबा की तरफ से, ये बिल्कुल गलत है। पश्तून दहशतगर्द नहीं है, पश्तून ने तो इस मुल्क के लिए खून बहाया है और आज भी बहा रहे हैं। तो ये चीजें जो हम कर रहे हैं, ये जो अब गद्दार, दहशतगर्द, इस तरह की टर्म्स अली भाई इतनी आम हो चुकी हैं कि अब हम शायद सियासतदान हो, आम लोग भी हो, किसी को टैग करते हुए देर नहीं लगाते। अच्छा, ये देखें, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जो है वो क्या कहते हैं कि वो मर्द नहीं गुजर जाए हालात की खूनी मंजिल से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो ऐसे हालात में भी कोई लाइट बात भी करनी चाहिए। और लाइट बात यह है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो दहशतगर्द हैं, वो तो टांग से टांग रख के आराम से चाय का कप पी रहे होंगे और बैठे होंगे कि ये तो आपस में उलझ रहे हैं। हमें किसी बैरूनी दुश्मन की क्या जरूरत है जब हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की। सनाउल्लाह साहब के बयान की आपने बात की है ना, राना साहब से ये उनके हवाले से कहना चाहता हूँ कि या तो फिर पाकिस्तान को राना साहब की और नरेंद्र दीदी की ख्वाहिशात पे चला लें और या इसको आईन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे चला लें। मर्जी अरबाब इक़्तिदार की है। मेरे ख्याल में ये दूसरा रास्ता बेहतर है। आईन बड़ी मुश्किल से बना था और सुप्रीम कोर्ट मुल्क का सबसे बड़ी अदालत है। बिल्कुल, अदालतों का एहतराम होना चाहिए। अली भाई मेरे पास जी क्विकली राइंड अप कीजिएगा, लास्ट मिनट फरमाते हैं, ये बात जरूर चलाई जाए कि कुरान फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब मुसलमानों के बीच में उनको कोई मसला होता है, हम शूरा बैनहुम, तो वो शूरा करते हैं, वो आपस में बहस मुबाहिसा करके उसका कोई हल निकलना चाहिए और हल निकालना भी चाहिए। इलेक्शन आवाम के पास मसला लेके जाएं, उनके सामने रखें कि भाई ये सूरत हाल है, आप फैसला करें। सही है, किससे करवानी है, खान से करानी है, मियां साहब से करानी है, मतलब इलेक्शन ही मौजूदा सियासी सूरत हाल का हल है। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया जी। मौजूदा सियासी सूरत हाल में हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं और ये दुआ कर सकते हैं कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है आज और उस हवाले से आज हमने बात करनी है कि आपके जो दांतों की है या ओरल हेल्थ है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और उसके हवाले से हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, आप क्या मसाइल हो सकते हैं अगर हम अपने दांतों की सेहत का और दीगर चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं। और इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर ज़ारा मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ अ डेंटिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ारा, वेलकम, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, हमारी जो ओरल हेल्थ है उसके हवाले से ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं ये किस तरह से होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके ओरल हेल्थ देखें, जिस्म की कोई भी जो बॉडी पार्ट है उसकी जो हेल्थ है दैट इज़ इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, राइट। तो इसी तरह ओरल हेल्थ का मकसद होता है कि आपके जो दांत हैं और मसूड़े हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी जो अंडरलाइन जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो हमारे माउथ के, दैट इज़ हेल्दी एंड दैट इज़ डिजीज़ फ्री। यानी अगर जो हमारे दांतों की बीमारियां होती हैं दैट इज़ कैविटीज़, ठीक है, दांतों में कीड़ा लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, दांत टूट जाते हैं, घिस जाते हैं। So basically to keep them disease free and to keep them in the healthy conditions, यानी हमारे जो दांत हैं वो कैविटी से बचे रहें, वो इन्फेक्शन से बचे रहें, वो घिसे ना, वो अपनी प्रॉपर शेप में हो, अपनी प्रॉपर अलाइनमेंट में हो, तो ये एक हेल्दी टीथ की निशानी होती है। सिमिलरली इसी तरह जो मसूड़े होते हैं उनमें से ब्लीडिंग ना हो, वो लूज़ ना हो, उनका कलर जो है वो ज़्यादा पेल या फिर ज़्यादा ब्लैकिश ना हो, तो एक नॉर्मल पिंक स्ट्रक्चर का और जो एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी नॉन ब्लीडिंग मसूड़ा होता है दैट इज़ एन हेल्दी मसूड़ा। सो बेसिकली आज का दिन है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है जस्ट टू कमेमोरेट कि बार बार इस चीज़ को बावर कराया जाए कि जब तक आपके मसूड़े की जो हेल्थ है और जो दांतों की हेल्थ है वो अच्छी नहीं है तो यू कैन नॉट कीप योर बॉडी इन अ हेल्दी स्टेट। द रीज़न इज़ दैट कि हमारा जो डाइजेशन है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द
upon the oral health and the way we chew the food. ठीक है, अगर हम दांत ही नहीं है हमारे, हम जो खाना है उसको प्रॉपर chew ही नहीं कर सकते, तो definitely we cannot have a healthy digestive system. और जाहिर है जो इंसानी जिस्म है उसको खुराक की ज़रूरत है, हर वक्त खुराक की ज़रूरत है, सुबह शाम दोपहर उसको खुराक की ज़रूरत है. तो जब एक पार्ट उसको chew ही नहीं कर पाएगा तो the body cannot be healthy. ठीक हो गया. अच्छा, मसाइल क्या होते हैं और किन वजूहात की वजह से होते हैं? अगर हमारे दांतों की सेहत अच्छी नहीं है, जो भी मसाइल है, कैविटीज़ हैं, ब्लीडिंग होना है, इसकी बेसिक अगर हम वजूहात की बात करें क्या है? सबसे बड़ी वजूहात में से सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लैक ऑफ ओरल हाइजीन. व्हेन वी डोंट क्लीन द टीथ एट राइट टाइम, यानी जब हम अपने दांत साफ़ नहीं करते हैं जो उसका रिकमेंडेड टाइम होता है, तो फिर वहाँ से मसले मसाइल शुरू होते हैं. ठीक है, जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ एक इदारा है, उन्होंने ऑलमोस्ट 2016 में लास्ट स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम द कैविटीज़. और अब नाउ दिस इज़ 2023 और अब के जो स्टैट्स हैं कि ऑलमोस्ट 7 बिलियन की आबादी है और उसमें से 5 बिलियन ऑफ द पीपल आर लिटरली हैविंग द कैविटीज़ इन देयर माउथ. तो उन्होंने एक गाइडलाइन हमें दी हुई है कि जैसे बच्चे हैं, बच्चों के मुंह में 20 दांत होते हैं तो इट शुड बी कैविटी फ्री. ठीक है, जो बड़े होते हैं यानी जो 60 एंड अबव ईयर्स के लोग होते हैं, यानी 60 साल से बड़े उम्र के लोग होते हैं, उनके मुंह में कम से कम 20 दांत ऐसे होने चाहिए जो कैविटी फ्री हो, तब वो हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं और अपनी जो बॉडी मैकेनिज्म है उसको वो हेल्दी वे में चल सकते हैं. और इसी तरह जो मिडिल एज लोग हैं उनके मुंह में 32 टीथ विदाउट कैविटी फ्री होना चाहिए. अब आई डोंट फाइंड एनी पीपल, मतलब ज़ाहिर है मैं तो क्लिनिक पे डेंटल आर्ट मेरे पास जो लोग आते हैं, मुझे नहीं पता कि मतलब उनके तो मुंह में 10 कैविटीज़ होती हैं और मतलब मे बी इससे भी ज़्यादा होती हैं, बट आई रियली फाइंड सच पीपल जिनके ना इन केस कैविटी हो जाती है. बच्चों में तो आम चीज़ है कि भाई कैंडीज खा रहे हैं, यही अवेयरनेस का मकसद है कि ये आम चीज़ आम हो गया है, हाँ, पॉपुलेशन में हो गया है, बट ये आम होना नहीं चाहिए तो था. हमारे यहाँ तो हर तीसरे बंदे के, मैं अपनी बात करूं, मैंने भी exactly everyone around us is having cavities. How do you see कि लोगों ने इसको बहुत नॉर्मलाइज कर लिया कैविटी होना और उसी के साथ जिंदगी लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज कर लिया है, इतना नॉर्मलाइज कर लिया कि अगर उनके मुंह से दांत निकल भी जाता है दे टेक इट वेरी नॉर्मल. अगर आप जो हमारे स्टैट्स हैं उस पर बात करें तो लॉस ऑफ टूथ यानी दांत का मुंह से निकल जाना इज़ अ फिजिकल डिसेबिलिटी, इज़ अ टॉप 10 फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में आता है. और हम जो है वो सिर्फ डेफ डम या जिसका हाथ ना हो टांग ना हो उसको मतलब डिफरेंटली एबल में लेके आते हैं, लेकिन हम जिसके मुंह में दांत ना हो उसको बिल्कुल नॉर्मल कंसिडर कर रहे होते हैं. हमें खुद की जो है वो थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर आपके मुँह में दांत नहीं है, यू आर नॉट बीन एबल टू डू दैट फंक्शन जो दूसरे लोग कर सकते हैं, तो यू आर डिफरेंटली एबल. तो वो ये है कि वो थोड़ा सा ये, और ये हमारे अपने हाथ में है. इसके जो बचाव है, इसकी प्रिवेंशन है, बहुत सिंपल है. सिर्फ रात को सोने से पहले टूथब्रश करके सोएंगे और सुबह नाश्ते के बाद टूथब्रश करेंगे, यानी अपनी जो टूथब्रशिंग की रूटीन है 2 टाइम आपने करना है, रात को सोने से पहले एक और बात, और सुबह नाश्ते के बाद. बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है टूथब्रश की सिलेक्शन और टूथपेस्ट का इस्तेमाल. हर ओवर द काउंटर इतनी सारी चीज़ें हैं जी, इसमें ये सॉल्ट होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए. सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि एक नॉर्मल हेल्दी आपके दांतों के लिए किस तरह का ब्रश का इंतखाब होना चाहिए और आपने टूथपेस्ट कैसे इस्तेमाल करना? टूथब्रश के लिए 3 तरह के ब्रिसल्स अवेलेबल हैं, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड. जो बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, उनके लिए सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश रेकमेंड किए जाते हैं. सिर्फ वो हज़रात जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए हार्ड ब्रिसल्स वाले, क्योंकि अदरवाइज द सॉफ्ट ब्रिसल्स वोंट डू एनी गुड ऑन देम. तो बाकी जो है, जो सिर्फ स्मोकर्स हैं वो उनके लिए हार्ड ब्रिसल्स हैं और बाकी सबके लिए सॉफ्ट जो होते हैं बच्चे और बड़ों. इसी तरह जो टूथपेस्ट है बच्चों के लिए वो ऐसी फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट 1000 जो फ्लोराइड का कंटेंट है दैट इज़ 1000 ppm होना चाहिए. और बड़ों में ऐसी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट होनी चाहिए जिसके एटलीस्ट जो है फ्लोराइड का कंटेंट है वो
1350 से लेकर 1400 ppm तक होना चाहिए। ये जो है फ्लोराइड की गाइडलाइन है। इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों से खून आता है उसकी टूथपेस्ट अलग है, अगर दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है तो उसकी टूथपेस्ट अलग है। वो आप डेंटिस्ट के पास जाके कंसल्ट करें। वो मेडिकेशन साइड पे आती है, तो वो जब आफ्टर कंसल्टेशन फ्रॉम द डेंटिस्ट ही आपको गाइड कर पाएगा। लेकिन मैं ओवर द काउंटर की बात कर रही हूँ कि जो नॉर्मल हम ओवर द काउंटर एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं, वी शुड ऑप्ट फॉर द फ्लोरिडेटेड। और जो दांतों की स्केलिंग है ये क्विकली बता दीजिएगा, लास्ट 30 सेकंड्स कितने अरसे बाद होनी चाहिए? एवरी 6 मंथ्स। Every 6 मंथ्स या एटलीस्ट वंस अ ईयर। जो लोग एटलीस्ट वंस अ ईयर क्लीनिंग करवाते हैं वो तकरीबन 90% जो दांतों की बीमारियों, जो मसूड़ों की बीमारियों से बचे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ारा फॉर सच डिटेल्ड डिस्कशन। हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है। दांतों की सेहत, आपके मसूड़ों की सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके खुदा न खास्ता कोई मसला है तो आपकी पूरी हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। और दांतों को बिल्कुल ईजी मत लें, बहुत पेनफुल होता है, पहले होता है, एहतियात कर लें इसको। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें अफेरा फैज़ गई हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। और वहाँ पर क्या उन्होंने देखा, मुग़ल फ़न तामीर का जो नमूना है एंग्लोस के हवाले से मैं बता रही हूँ आज के सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। तख्लीकी काम ही इंतशार को नज़्म में ढालता है। NCA जनूबी एशिया की कदीम तरीन दरसगाहों में से एक तख्लीकी दरसगाह है। एंग्लो मुग़ल फ़न तामीर का नमूना NCA की ये खूबसूरत इमारत अपने अंदर तारीख़, फ़नून लतीफ़ा और आर्ट्स के मुख्तलिफ पहलुओं को समेटे शान और शौकत से यहाँ पर मौजूद है। तो आइए आज के एपिसोड में चलते हैं और जानते हैं आर्ट की इस दुनिया के बारे में। यहाँ से मुझे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है आज। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आप क्योंकि आखिरी प्रिंसिपल हैं और पहले वाइस चांसलर हैं इस इदारे के, तो जिम्मेदारी में इजाफा क्या आया होगा? जितनी पहले थी अब उससे कुछ ज़्यादा ही है। तो सर अगर हम NCA की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जितना हमने पढ़ा है, तो ये जो ओल्ड टोलेंटन मार्केट है, यहाँ पर जब पहली इस खित्ते की सनती नुमाइश हुई थी तब इस कॉलेज के लिए आवाज़ उठाई गई थी। जी 1864 में हुई थी जी, पंजाब एग्जीबिशन हॉल के तौर पे उसको इस्टेब्लिश किया गया था कि इंटीरियर पंजाब से जो क्राफ्ट है उसको एग्जिबिट किया था। तो उस वक्त ये ख्याल महसूस हुआ था कि एक इंडस्ट्रियल स्कूल होना चाहिए। तो फिर ये म्यूज़ स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसका मेजर फोकस इंडस्ट्रियल आर्ट्स पे था, तो ये वजूद में आया था। फिर ये म्यूज़ स्कूल से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का सफ़र 1958 में इसको रीनेम किया गया था और फिर कई प्रोग्राम इसमें शामिल किए गए। 85 में हमें एक ऑर्डिनेंस के तहत डिग्री ऑडिट स्टेटस मिल गया था। फिर 21 में हमें चार्टर मिल गया यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो सर अभी हम विज़िट करेंगे आपके इदारे का। ये जो ओल्ड ब्लॉक है जिस पे उस वक्त हम हैं, इसके बाद जो एडिशंस हुई हैं वो एरियाज में हैं। सर इस वक्त हम किस जगह पर मौजूद हैं? ये स्कल्पचर कोर्टयार्ड कहते हैं इसे। ये ऑडिटोरियम की बिल्डिंग है नई, ये 70s के एडिशन है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मुख्तलिफ जो हैं स्कल्पचर्स पड़े हुए हैं और कुछ ये यहाँ पे स्टैचूज भी मौजूद हैं। ये स्टूडेंट्स के काम है। अच्छा सर, NCA की खास बात है और वो ये है कि यहाँ पे रिवायती वो क्लासरूम वाला सिस्टम नहीं होता। हमारा असल में यही हम कहते हैं कि हम तो पढ़ाते नहीं हैं यहाँ पे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप समझ लीजिए कि तरबियत की बात करते हैं हम, तालीम की बात की। तालीम की बात क्या ज़बरदस्त है। तो अब हम आगे कहाँ पे मूव करेंगे सर? आ जाइए नेक्स्ट। सर अब जिस कोर्टयार्ड में हम मौजूद हैं इसका क्या नाम है? डेविड कोर्टयार्ड। अच्छा, और ये स्टैचू भी डेविड का? अच्छा, मुझे लगता है कि ये NCA का सबसे फेवरेट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों का रश है। जी हाँ, यहाँ वो पिज़्ज़ा शॉप भी यही है ना।
ओके, तो यहाँ का यानी पिज़्ज़ा भी मशहूर ये है। सब्सिडाइज पिज़्ज़ा यहाँ मिलता है जी। तो स्टूडेंट्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मैसर हैं? देखिए कंप्यूटर लैब हमारे पास बिल्कुल एक स्टेट ऑफ द आर्ट अभी हम लास्ट ईयर बनाई है, जिसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट है। फिल्म का भी हमारे पास ऑब्वियसली इक्विपमेंट मौजूद है, एडिटिंग सूट है। तो सामने मुझे एक बच्चा नज़र आ रहा है जिसके हाथ में गिटार है, तो मेरा ख्याल है उसे बुला के कुछ सुन ना ले। बुलाएं जी, बुलाएं उसे, आ जाए जी, बुलाएं जी। ये आप माइक लीजिए। I'm feeling you, and I'm feeling it right. Ship is moving, it will just be alright. We're rolling tonight. You kiss my ring. I'm standing alone, and I can't carry it. Now down your eyes, and I'll be fine. Maybe it's time to die. Let's sort of die. I'm feeling you. सर ये जो हमारे राइट और लेफ्ट पे बिल्डिंग है, मुझे इसके बारे में बताएं। ये म्यूज़िक डिपार्टमेंट है हमारा, अच्छा, ये म्यूजिक डिपार्टमेंट और है ये आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है। और ये न्यू बनी है? जी ये 92 की बिल्डिंग है, अच्छा, 92 की है। और आर्किटेक्चर ब्लॉक है, इसी में लाइब्रेरी भी है हमारी अच्छा, तो अभी हम लाइब्रेरी में जा जी। रहे हैं। लाइब्रेरी किस किस तरह की कलेक्शन इस वक्त क्या मौजूद है? जी, एक तो इसके साथ हमारा आर्काइव भी है इसके नीचे, अच्छा। और दूसरे यहाँ पे आर्ट के इंटरनेशनल जर्नल्स हमारे पास तकरीबन 40 अच्छा, आते हैं, जो कि बड़ा रेयर है, किसी लाइब्रेरी में इतने जर्नल नहीं आते। और कलेक्शन भी आर्ट की सबसे ज़्यादा हमारे पास ही है। ठीक है। तो सर यहाँ पे किस तरह का होता है स्टूडेंट्स का रश? स्टूडेंट आते हैं, अपने असाइनमेंट्स के लिए भी आते हैं, कुछ बैठ के पढ़ते भी हैं। तो अब हम आगे मूव करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नई जगह पर। सर मैंने देखा है कि आपका स्टूडेंट्स के साथ जो एक इंटरेक्शन है ना, वो काफ़ी फ्रेंडली है। ये प्रिंट मेकिंग स्टूडियो, अच्छा। ये फाइन आर्ट्स का एक टेक्निक है। ये एचिंग प्लेट होती है जिंक की या कॉपर की, ठीक है। उस पर एचिंग करते हैं, फिर वो एसिड बाइट करता है, फिर उसे इंक करते हैं और प्रिंट निकलता है। अच्छा, और सर ये पेपर्स जो लटके हुए हैं, जी जी, इनका क्या है? ये उन्होंने प्रिंट दिए हैं। अच्छा, इस पर एक्चुअली कई प्रिंट्स के बाद एक प्रिंट निकलता है सही। डिजिटल दौर में जा चुके हैं और हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है, लेकिन आज भी इन मशीनों के ऊपर काम हो रहा है एनसीए में। इसकी कोई ख़ास वजह है जो बच्चों को ये टेक्निक सिखाई जा रही है? देखिए, क्योंकि एक्चुअली ये एक जो इसमें जो एक इफ़ेक्ट है ना 3D का, एम्बॉस का, एंग्रेविंग का, और फिर जो मेकिंग है एक प्लेट का बनाना अपने हाथ से, तो ये कुछ और चीज़ है। किस तरह का रुझान है बच्चों का इस फील्ड में? हैं इसमें तो हमारे 7 लोग थे जिन्होंने थीसिस किया है। यहाँ पर जी कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं ये कर क्या रहे हैं बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? एहतशाम। एहतशाम, मुझे ये बताओ आप ये क्या प्रोसीजर कर रहे हो? ये बेसिकली हम वुड कट टेक्निक प्रिंट मेकिंग में कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक्चुअली पेपर को रख के वुड के ऊपर बर्निश करना होता है। ठीक है। बर्निश, तो उसके साथ में भी आहिस्ता आहिस्ता वो बर्निश करूँगा और वो वाला प्रिंट जो है हमारा पेपर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो दुनिया में बहुत से आर्ट्स के इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहाँ पर स्टैंड करता है? मैं समझता हूँ कि दुनिया के जो बड़े आर्ट स्कूल हैं उसके साथ एनसीए खड़ा है, ज़बरदस्त। उससे कम इसका स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने ये सुना है कि इस इदारे में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की गई, और भुट्टो की फांसी का कोई वाक़या है? मज़ाहमत जो है वो एक्चुअली आर्टिस्ट के तो ख़मीर में होती है, तो इस तरह से रेजिस्टेंस का जब भी मौका आया, इवन जब भी यहाँ पे मार्शल लॉ का वक्त हुआ, तो एनसीए ने रेजिस्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आज हमने आपको एनसीए का विजिट कराया, जहाँ पर आने का ख्वाब हर आर्ट से प्यार करने वाला देखता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको पता है रमज़ान की आमद तो है ही, लेकिन रमज़ान से पहले जो महंगाई की आमद है, ऐसे में बाज़ारों में कुछ ख़ास रौनक दिखाई नहीं दे रही। सन्नाटा है। शाय खुरनोश की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत आसमान से बातें कर रही हैं। हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। गुज़िश्ता रमज़ान और इस साल रमज़ान का जायज़ा लें तो दाल माश की कीमत 248 रुपीज़ के मुकाबले में 445 रुपीज़ की हो गई है, जबकि ये पर केजी की मैं बात
कर रही हूँ। दाल मूंग की बात की जाए 152 से 295 रुपीज़ तक पहुँची है। दाल चना 158 से बढ़कर 235 तक पहुँची है। सफ़ेद चने की बात करें इसी तरह 280 से 515 रुपये तक पहुँच गई है। और ये जो कीमतें हैं बढ़ रही हैं। और इसके साथ साथ जी मुख्तलिफ बात करें, बेसन आपको पता है बेसिकली एक चीज़ है जो थोक के भाव जो बेसन मिलता है उसकी 146 रुपये किलो के मुकाबले में मौजूदा जो कीमत है 225 रुपये तक पहुँच गई है। चावल है, आटा है, घी है, हर चीज़ महंगी है। आवाम दुहाइयाँ दे रही है। दूसरी जानिब पंजाब में जो गंदम की सरकारी कीमत है इसमें 1600 रुपये फ़ी मन इजाफा हो गया है और कीमत 2300 रुपये से बढ़कर 3900 रुपीज़ तक पहुंच गई है। 10 किलो सरकारी आटे के जो थैले की बात की जाए उसकी कीमत में जी 510 रुपये का इजाफा हुआ है और 648 से बढ़कर 1158 रुपये हो गई है 10 किलो आटे की कीमत। ये सारी कीमतें जो हैं आज से इनका इतलाक होगा। पेशावर में जो बात करें इसी 80 किलो आटे की जो बोरी की कीमत है उसमें भी इजाफा हुआ है, 200 रुपये महंगी हुई है और नई कीमत जो है वो 11,800 रुपये हो गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अगर बात की जाए तो कीमतों में जो कह लें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और जो आटे के हवाले से बदनज़मी हमें देखने में आ रही है जब से हमने बात की है। इसके साथ साथ जी दूसरी जानिब IMF के मामले के हवाले से बात करें, IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसका अभी तक जो कह लें वो तातील का शिकार है। हर चीज़ मुकम्मल है मगर ताल मुआहदे का ऐलान का इंतज़ार है। IMF का एक मुतालबा है कि जी दोस्त ममालिक के जो दिए गए वादे हैं उनके साथ जो वादे किए गए उनको तहरीरी शक्ल दी जाए और जो $6 अरब दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को दिए उससे मुआहदे में असल रुकावट वही बने हुए हैं। और यहाँ पर यह भी सवाल है कि जो दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान को कर्जा क्यों नहीं दे रहे। सऊदी अरब की बात की जाए, मुत्तहिदा अरब अमारात की बात की जाए, कतर से बारहा दरख्वास्त की जाती है लेकिन इसके बावजूद अभी तक कर्जा नहीं मिल सका। $6 अरब की यकीन दहानियाँ कैसे हो गई जी और क्या हुकूमत के पास प्लान भी है और इससे मुल्क की मईशत को नुकसान कितना। और इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर खाकान नजीब, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर खाकान, रमज़ान तो आने वाला है लेकिन उससे पहले जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, जिन कीमतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं बार बार, पिछले रमज़ान से तो कंपैरिजन हम छोड़ ही दें, ये पिछले चंद महीनों से ही अगर हम कंपेयर करें तो कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और चाहे वो बेसिक चीज़ें हैं, आटा, बेसन, दालें, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। आप किस तरह से देखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अरमला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आपने जो पिक्चर इस वक्त इकोनॉमी की रखी है ये दोनों सबसे कलीदी चीज़ें हैं इन द शॉर्ट रन। नंबर 1 प्राइस हाइक, नंबर 2 IMF। प्राइस हाइक मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत ही कलीदी है शॉर्ट रन में, इसलिए कि इसको इस वक्त अगर 47% फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि जो 100 रुपए की चीज थी वो 147 रुपए की हो गई है ऑन दी एवरेज फूड को रखते हैं। और आपने प्राइसेस भी एक अच्छा अपने सामने रखा है। अब इसमें जहाँ तक इन द शॉर्ट रन की बात है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट जो हैं वो रिमूव नहीं हो रहे। कुछ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स बने, फूड इन्फ्लेशन हुई जब आपने फ्लड्स को देखा, फिर कुछ बने जब आपने रुपए की कदर में कमी देखी, फिर कुछ आपने ये देखा कि जब हमारी क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा रहा जिसमें बारहा शॉर्टेजेस आती रहीं तो जो चीज की कीमत है वो बहुत स्पाइक करती थी और उस स्पाइक की वजह से ऑब्वियसली लोगों को तकलीफ हुई। तो शॉर्ट रन तो चैलेंजेस ये हैं। इन द लॉन्ग रन मैं इसलिए हमेशा लॉन्ग रन की बात कर देता हूँ, हमारी सलाहियत बहुत कमजोर है। हमारी जो यील्ड पर एकड़ है वो बहुत कमजोर है और अब तक हम उनको ठीक नहीं करेंगे, मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन दूर नहीं होगी। शॉर्ट रन में मैंने हमेशा ये कहा है कि तो जो सप्लाई साइड है उसको हैंडल करना चाहिए था इससे बेहतर, और वो इस तरह से, चाहे वो अनियंस हों, चाहे वो टमेटोज हों, चाहे वो आपने देखा कि जरा सी वीट की शॉर्टेज हुई तो आटा कहाँ गया। आपने देखा कि जो आपको पोल्ट्री में इश्यूज आए बिकॉज आपने जो फीड थी उसमें एक और हमारी उसमें इंटरवेंशन जो थी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड वो ऐसी हुई कि पोल्ट्री की कीमत बहुत बढ़ गई। बिल्कुल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ने इसको किया, सप्लाई साइड को हम उस तरह से नहीं संभाल सके और इवेंचुअली तो सप्लाई साइड को भी डीरेगुलेट करना पड़ेगा। और राइस पाकिस्तान में अरमला डीरेगुलेटेड है और राइस इज द ओनली थिंग जिसकी कीमत भी स्टेबल रहती है और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छी होती है। जहां हम इंटरवीन करते हैं एज अ गवर्नमेंट तो ये मसाइल जो हैं वो खड़े हो। तो इन द शॉर्ट रन सप्लाई साइड को फ्री अप करें, पर फ्री अप करने में मसला आ रहा है और इससे हम आगे जाएं वो है IMF का। पर इससे पहले मैं फिर वही बात कहूंगा जो मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में कही है, मैं इसलिए रिपीट करता हूँ
कि लोगों को इस वक्त अपना तर्ज जिंदगी वो बनाना है, खवातीन को ये इंश्योर करना है कि अगर वो इतवार बाजार से 3-4 हफ्ते का वो सामान खरीद सकें जो उनको बार बार ना जाना पड़े। लोगों को अपनी जो पेट्रोल पे सेविंग करें ताकि वो सेविंग उनकी फूड में काउंट करे, ना कि वो उसमें काउंट करे कि वो अपने बच्चों की जो ट्यूशन की फीस है उसमें मसला खड़ा करें। अगर वो 3 कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 इस्तेमाल करें। अगर वो गर्मियों में खिड़की नहीं खोल रहे तो अब खिड़कियां खोलें और कमरे को हवादार बनाएं ताकि वो एसी का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो कि मोटे हैं, वो कपड़ों में वो कपड़े पहने जो हवादार हो ताकि उनको कम से कम बिजली इस्तेमाल करनी पड़े। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, वो ऐसा हो जो मिडिल इनकम अर्नर हो। अपने तर्ज जिंदगी को बिल्कुल बदल दीजिए। बदलना पड़ेगा भी, और कोई डॉक्टर खाकान ऑप्शन है भी क्या हमारे पास? जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, आपने बिल्कुल अच्छी सजेशंस आप हर बार देते हैं और ये इस पर इम्प्लीमेंट हो तो हर इंसान अपने तौर पर छोटी छोटी एफर्ट पुट कर सकता है। आपने IMF मुआहदे के हवाले से बात की डॉक्टर खाकान, हमने तो 20 प्रोग्राम कर लिए हैं जब से IMF का ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, हम उस पर बात कर रहे हैं बार बार। डिले आखिर है किस बात का? शराइत पूरी हो रही हैं, सारे मामलात हम माने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा भी जी हमें बर्डन डालना पड़ा है, अनफॉर्चुनेटली डल भी गया बर्डन। फिर भी अब ये जो डिले वाले मामलात हैं, इससे तो हमारी इकॉनमी को मजीद नुकसान हो रहा है। दो कि आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स यही कहते हैं वी हैव नो अदर ऑप्शन अदर देन गोइंग टू IMF। अर्मिला, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये पूरे पाकिस्तान को समझना है, ये पॉलिसी मेकर्स को समझना है, ये एस्टैब्लिशमेंट को समझना है, ये जुडिशरी को समझना है कि पाकिस्तान के पास IMF से कोई राह फरार नहीं है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता फॉर एग्जाम्पल, जो कि कतई तौर पे ऐसी चीज नहीं हमें जाना, तब भी आपने IMF के जाना है। ये मैं शुरू बात इसलिए करता हूँ कि अगर किसी की ये सोच है कि हम खुदा न खास्ता IMF के बगैर चल सकते हैं, तो याद रखिए श्रीलंका डिफॉल्ट के बाद IMF के पास गया। सारी रीशेड्यूलिंग तब हुई जब श्रीलंका IMF के पास डिफॉल्ट करके गया। बांग्लादेश डिफॉल्ट करने से पहले चला गया तो बांग्लादेश के हालात बहुत बेहतर हैं, और वो उस वक्त गया जब $34 अरब के रिजर्व होल्ड कर रहा था और कोई ऐसा क्राइसिस नहीं था, बट प्रीएम्प्टिवली गया। ये 2 ममालिक आपके खित्ते में हैं, आप जैसे हैं आपके सामने हैं। पाकिस्तान लकी है, और मैं ये फिर कहूंगा ब्लेस्ड है कि IMF के प्रोग्राम में ऑलरेडी मौजूद है उस वक्त जबकि दुनिया में एक कसाद बाजारी हो रही है, दुनिया में एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, दुनिया जो है वो स्लो डाउन कर रही है। US में बैंक क्रैश कर रहे हैं, एक बैंक है SVB, वो बैंक क्रैश कर गया है। इमर्जिंग मार्केट डॉक्टर खाकान आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, लाइन का कुछ इशू है, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर खाकान के मुताबिक कि पाकिस्तान के पास IMF के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। हमें इस हवाले से सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि हमें ऐसे मेजर्स लेने हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश की एग्जांपल भी हमारे सामने है कि बांग्लादेश ने प्रियम्पली उस पर अमल दरामद किया, दो कि उनके ऊपर कोई इस तरह के ख़तरात नहीं मंडला रहे थे, वो IMF के पास गए और उनकी इकॉनमी को सहारा मिला। इसके बरक्स श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट करने के बाद IMF के पास जाने की ऑप्शन को अवेल किया और उसके बाद उनको दोबारा से चीज़ों को रीस्केड्यूल करना पड़ा। और फिर वही बात कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, जो कि हम लकी हैं, हमारी इकॉनमी के हवाले से जितनी भी बातें आ रही थी कि डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे, उन सारी चीज़ों को निगेट किया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी, खुद हमारे वज़ीर ख़जाना भी बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के कोई ख़तरात नहीं है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जो तातुल है, जो कह लें एक डिले है, उसकी क्या वजूहात हैं? अब जबकि हम IMF की तमाम तर शराइत हैं उन पर अमल दरामद भी कर रहे हैं, महंगाई का एक तूफ़ान आया और मज़ीद आएगा, इस पर बार बार हुकूमत कह रही है कि आइंदा आने दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा ऐलान किया है जी, मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो, छोटी गाड़ियाँ हो, उनके लिए जो सस्ता पेट्रोल है उसके हवाले से कहा जी 50 रुपये फ़ी लीटर जो है वो उस तरह सब्सिडी देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है
और ये जो सब्सिडी प्रोग्राम है इसको जल्दी मुकम्मल किया जाएगा। जो मुतल्लिका इदारे हैं वो उस पर डिटेल जो है जो हिकमत अमली है उसको मुरतब भी कर रहे हैं। शदीद मुश्किलात हैं जी, और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के जो राब्ते हैं वो जो तेज़ हुए हैं। इत्तेहादी जमातों का इजलास आज दोपहर 2 बजे बुला लिया है, जबकि सियासी और मुल्की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आइंदा का जो लाया अमल है वो भी तय किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से जी इत्तेहादियों को दावतनामे भिजवा दिए गए हैं, और ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स टेबल बैठे हैं, मुल्की सूरत हाल की बात करें। और दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी मईशत के ऊपर है, और दुनिया को भी नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्या इंतशार फैला हुआ है। तो उसके लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इस पर हम इन डिटेल आगे जाके और भी बात करते रहेंगे, ऑन एंड ऑफ, चूँकि इकॉनमी पर तो बात करना ज़रूरी है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब आपको दिखाएंगे हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक और तैमूर रहमान आज बात कर रहे हैं कि हमारी तालीमी निसाब में आर्ट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है या आर्ट्स का शामिल होना क्यों नहीं है, इसकी क्या वजूहत है। इस पर देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और हमारे साथ तैमूर रहमान हैं, जिनकी जो शनाख्त है वो सिर्फ एक सख्त प्रोफेसर की नहीं है, बल्कि फ़न के वाले से भी। उनके एक हाथ में गिटार होता है और दूसरे हाथ में किताब होती है, गो की किताब फ़लसफ़े की होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो मुझे ये बताइए कि मौसीकी जो है वो आपको फ़्लो में लेके जा सकती है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं, और फ़्लो जो है खूबसूरती है बुनियादी तौर पर। फ़्लो को हासिल करना समझेंगे एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। हमारे सिलेबस में कहीं नज़र नहीं आ रही, ना मौसीकी ना मुसव्विरी, बुनियादी तरीन चीज़ें हैं जो कि किसी भी माशरे को, जो हम माशरे जानते हैं तहजीबी, उनको बड़ा बनाने में इसने बड़ा किरदार अदा किया है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल ही नहीं, हमारे निसाब में नहीं है। देखिए जी, बहुत अरसा पहले से कदीम तारीख में मौसीकी के कई इस्तेमाल रहे। इसमें से 2 इस्तेमाल जो हैं वो हमारे लिए इस सवाल से अहमियत रखते हैं। कई इस्तेमाल हैं, जंग में भी इस्तेमाल होती रही है, ये अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती रही है, सियासत में इस्तेमाल होती रही है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। मगर जिन चीज़ों से हम ये सवाल जुड़ा हुआ है वो 2 हैं। एक ये कि जो दूसरे मज़ाहिब ने मौसीकी को इस्तेमाल किया, ठीक है, नंबर 1, क्योंकि वो अपने टेम्पल्स में मौसीकी के ज़रिए अपना नुक्ता नज़र प्रेजेंट किया करते थे, और ये बाकायदा उनके मज़हब का हिस्सा था। ठीक है, और मैं खुसूसन बात कर रहा हूँ मेसोपोटामियन रिलीजन्स की। दूसरा मामला था इसका मौसीकी का जुड़ना तवाइफ के मामले के साथ, और जिसको हम यहाँ कोठा कल्चर कहते हैं उसके साथ, और प्रोस्टिट्यूशन के साथ, और सेक्स वर्क के साथ। और क्योंकि वहाँ पे एक जिसको कहा जाता है कि एंटरटेनमेंट का एक सिलसिला इस किस्म का बना, कि जहाँ पे लोग शराब भी पीते थे, जुआ भी करते थे, डांस भी देखते थे, मौसीकी भी सुनते थे, और फिर और काम भी किया करते थे जो कि हम दुरुस्त नहीं समझते, ठीक, जिनमें के औरतों का जिनसी इस्तेसाल शामिल। जी ठीक। तो अब क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि जब ग्रेट रिलीजियस रिफॉर्मर्स वगैरह आए, तो उन्होंने जब इस मौसीकी का इस तरह से इस्तेमाल देखा, तो इन 2 मुख्तलिफ इस्तेमालों के एतबार से, एक में तो खसूसी तौर पे मौसीकी को नहीं था मामला, नहीं था मामला, तो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज करने का था कि ये पॉलीथीज़म है और हम मोनोथीज़म जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और दूसरी तरफ औरतों की नाजायज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मामला शामिल था, और दूसरा सोसाइटी के अपनी वैल्यूज़ की डिजेनरेशन का भी मामला था, इस सेंस में कि वो सोसाइटी जो कि बिल्कुल ही उस चीज़ में गिर जाए, अयाश पसंदी में गिर जाए, अयाशी में ही रहे हर वक्त, जिस तरह रूलिंग क्लासेस अक्सर हो जाती हैं, तो वो सोसाइटी फिर अपनी डायनामिक थॉट प्रोसेसेस, डिसिप्लिन, ये वो भी भूल जाती है। ये नहीं कि इंजॉय करना कोई बुरी चीज़ है या फन बुरी चीज़ है, मगर ये कि अगर बिल्कुल उसमें आप डूब जाएं और को काम ही ना करें, तो फिर तो तबाही है ना। तो इन 2 चीज़ों से हटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने और रिफॉर्मर्स ने कहा कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखें, उसमें जो मौसीकी है जिसमें इकबाल को गाया जा रहा है, फैज़ को गाया जा रहा है, जिसमें औरत का इस्तेसाल नहीं है, जिसमें फ़िलासफ़ी को बयान किया जा रहा है, जिसमें पॉलिटिक्स पे बात की जा रही है,
बहुत सारी मौसीकी में तो फ़लसफ़ा भी शामिल रहा है, जिस तरह हमारे सूफिया का कलाम वगैरह रहे हैं, उनका जो कलाम है हज़रत अमीर खुसरो से लेके अब तक जो एब्सोल्युटली उसमें सब में शामिल रहा है। सो मेरा ख्याल है कि इन दो चीज़ों को डिस्टिंक्ट रखना चाहिए। जहाँ पे मुझे भी फील होता है कि किसी औरत का या किसी मर्द का इस्तेसाल किया जा रहा है और बजरिया मौसीकी उसका जिनसी इस्तेसाल किया जा रहा है, तो मैं भी उस जिनसी इस्तेसाल के सख्त खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी इंसान का इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, और जहां पे मनफी पैगाम को दिया जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, राइट। फॉर इंस्टेंस मैं देखता हूँ कि मौसीकी में कभी कभार ड्रग्स की ग्लोरिफिकेशन नजर आती है, कभी कभार वेस्टर्न मौसीकी में गैंगस्टर्स की ग्लोरिफिकेशन नजर आती है ना। कुछ मौसीकी में ऐसे अल्फाज, वेस्टर्न मौसीकी में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं औरतों के हवाले से जो इंतहाई काबिले मजम्मत हैं। तो इस चीज को तो आप फिर इस चीज को फैला दें तो ये तो किसी भी चीज के बारे में यही कहा एग्जैक्टली ये ऐसी ही बात है कि क्योंकि सड़क पर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो लिहाजा हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हाँ, मौसीकी का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जबान का गलत इस्तेमाल हो सकता है, सोच का गलत, मेरे हाथ का गलत इस्तेमाल हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है। मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि जब हम अपने निसाब के अंदर फिजिक्स को ले आते हैं, केमिस्ट्री को भी ले आते हैं, बायोलॉजी को भी ले आते हैं और फिर बाकी उलूम को भी ले आते हैं, हम जब हिस्ट्री में देखते हैं अपनी पूरे अपने इस विरसे को, तो उस विरसे के अंदर मौसीकी एक बहुत बड़ा इल्म है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फिर जिन ख़ानदानों के पास रहा है वो उसको विरासत में आगे इनसिक्योरिटी की वजह से वो जो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे, वो इस इल्म को उन्होंने कोई उस तरह नहीं बांटा कि जिसकी वजह से कम से कम कोई इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया हो और चीज़ें आगे बढ़ रही हों, वो भी उन्होंने अपने ख़ानदान के अंदर रखा है। तो ये एक पूरे विरसा जो है वो आपका ख़तरे में पड़ जाए। जब आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, बल्कि आपको उलट ये बात मिलेगी कि इस पे कई बड़े तफसील से थीसिस लिखे गए हैं। इब्ने अरबी, अल-फराबी, इब्ने सीना, सब ने, इब्ने रुश्द, इस पे थीसिस लिखे हैं, बाकायदा इस पे बड़ी डिटेल्ड रिसर्च की है। और ये मुगल कोर्ट कल्चर का भी हिस्सा रहा, अवामी कल्चर का हिस्सा रहा। जिस तरह भंगड़ा है, फॉर इंस्टेंस, मैं लोगों को समझाता हूँ, रक्स पे भी कुछ लोग एतराज़ करते हैं। भंगड़ा जो है वो हार्वेस्ट की सेलिब्रेशन, चक दे फटे, जिस तरह हम डांस करते हैं भंगड़ा में, तो क्या उठा रहे होते हैं इस तरह हाथ से हम, वो वही बेल्स हमें उठा रहे होते हैं। फिर हम इस तरह करके जो एक्शंस होते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, होता है ये जरा एग्जैक्टली ये हमारे ये पूरा एक डांस था जो सेलिब्रेट करता है कटाई का सीजन, कटाई के सीजन को सेलिब्रेट करता है। इसीलिए वो डांस स्टेप्स भी इसी तरह कटाई वाले होते हैं सारे उनके। तो इसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। ये बड़ी अच्छी चीज, बड़ा अच्छा ट्रेडिशन था। किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था? इस मकसद के लिए कि विलेजेस के अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होती थी, फिर एक सेलिब्रेटरी माहौल के अंदर कटाई की जाती थी। तो ये देखें ना, ये इस पर कई दफ़ा पहले ही बात हो चुकी है कि पाकिस्तान को ले लें, KPK के अंदर कोई इज्तनाब नहीं पाया जाता रक्स करने से, चाहे 21वीं स्केल का कोई अफसर ही है, ढोल या वो जो बजेगा तो वो बीच में आ जाएगा, उसको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। बलूचिस्तान में भी ऐसा ही है, सिंध में भी ऐसा ही है, वो ज़रा और तरह का मतलब सूफी म्यूज़िक, और उस तरफ GB में चले जाएं तो वो तो खैर मौसीकी आपको पता है, वो तो फिर बिल्कुल ही रगों में छोटे छोटे बच्चा जो है उस तरह डांस कर रहा होता है। ये पंजाब के साथ क्या प्रॉब्लम? नहीं, पंजाब में भी ऐसे ही है। नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा हेजिटेशन, हल्की सी, वो हेजिटेशन हम चाहते हैं ढोल बज रहा है, मैं चाहता हूँ कि अगर तैमूर साहब पहल कर देते हैं तो फिर मैं पीछे, दिल मेरा कर रहा है। अर्बन पंजाब है ये, ठीक है। रूरल पंजाब ऐसे नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, वो भंगड़ा का ट्रेडिशन बड़ा पुराना ट्रेडिशन है। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब। नाज़रीन, बात की मौसीकी के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में एक इदारा है लोक विरसा, अगर आप वहाँ पे जाएं तो उन्होंने टेक्स्ट की फॉर्म में भी और रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में भी बहुत बड़ा काम किया है। अक्सी मुफ्ती को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इसके हवाले से कि वो जगह जगह थर की डेजर्ट से लेके और स्कर्दू में होशे वैली से लेके, मतलब हर जगह पे उन्होंने वो चीज़ें जो हैं उनको समेटा है। अगर ये लोक विरसा इदारा ना होता तो आप वहाँ पे जाके देखिए कि क्या वहाँ पे चीज़ें जो है मौसीकी के हवाले से जमा है, और उनको अगर माइनस करके देखें तो आप इमेजिन करेंगे कितना बड़ा नुकसान है। और अब बहुत सारी चीज़ें जो अक्सी मुफ्ती नहीं कर पाए होंगे तो वो तो नुकसान हो चुका है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और अब हम आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस। तो गाइस, आज हम अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो मेरे पास जितनी भी ख़वातीन आती हैं जो वांट टू डू अपर बॉडी, कॉज उनको लगता है कि अपर बॉडी करेंगी तो दिल गेन
they'll get bulky. So guys, girls, you won't get bulky, you'll get stronger. ठीक है, आपका प्रोग्राम भी डिपेंड करता है क्या है. So it depends on how much cardio you do as well. So guys, you need a pair of dumbbells. उससे पहले आपने वार्म अप करना है, जिसमें आपने जो है 30 जंपिंग जैक्स करने हैं, टो टचेस करने हैं और आर्म सर्कल्स करने हैं. देन यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स, और जो बिगनर्स हैं वो लाइट डंबल्स यूज़ करें. सो गाइस, विल स्टार्ट विद बेंड ओवर रोज. ठीक है, यू हैव टू लीन फॉरवर्ड. मैं साइड से भी पोज दिखा देती हूँ आपको. पुश योर हिप्स बैक, लीन फॉरवर्ड एंड पंच डाउन एंड पुल द वेट अप एंड एल्बोज टक्ड इन, नॉट फ्लेयरिंग आउट, एंड ब्रीथ आउट एज यू पुल एंड स्क्वीज योर बैक. So you should be looking down. So make sure your back and spine is straight. Push and punch down. Pull and punch down. Breathe out. Second exercise would be for your shoulders. Elbows tucked in and side raises. Elbows जो हैं वही move हो रही हैं. Keep your chin up, and as you lift the weight up, twist and breathe out. Third exercise is bicep curls. Chest up, tuck your butt in, tuck your stomach in, and breathe in as you pull the weight up and breathe out. So guys, third exercise, you lean forward again. मैं इसे साइड पे दिखा रही हूँ ताकि आपको posture का पता लगे. Lean forward, back should be straight, lumbar is curved, and elbows pulled back and kick back. Extend your arms and breathe in, and जैसे आप lock करेंगे elbows को, breathe out. Same way, look down, make sure neck से spine तक आपकी back straight हो. Breathe in, extend, breathe out. So these are the 4 exercises. हमने back की है, एक shoulder की है, 2 arms की हैं. So guys, आप इसको 10 to 15 reps कर सकते हैं, 5-6 rounds. अगर आप light weight use कर रहे हैं तो आपने 20 reps करने हैं, ठीक है, and 4 rounds. ठीक है, try these exercises at home and inshallah you'll have more stronger upper body. Take care. Allah Hafiz. तो वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया एक्सरसाइज कराने के लिए जी. प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ इंटरनेशनल एरिना से आपको खबरें देते हैं जी. लंदन में इंडियन हाई कमीशन से तिरंगा उतार दिया गया. अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिख कम्युनिटी का बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें सिख नौजवानों ने इंडियन हाई कमीशन से भारतीय परचम उतारकर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया और खालिस्तान का झंडा उठाए सिख सड़क पर भी मौजूद रहे. जबकि दूसरी जानिब आज ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग हो रही है और ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने के लिए सफारती मैदान में नाकामी के बाद भारत ने साइबर हमलों पर के जरिए जो है इस सारे अमल का हिस्सा बना और भारतीय हैकर्स के हमलों की वजह से वोटिंग के अमल में 3 बार खलल पड़ा. वोटिंग सेंटर के बाहर वोटर्स की तवील कतारें भी लगी रहीं. रेफरेंडम रुकवाने की कोशिशों में भारतीय कोशिशों के बावजूद जो हज़ारों सिख हैं उन्होंने वोट डाला और सिख फॉर जस्टिस ने दावा किया है कि भारतीय हुकूमत के हैकर्स हमलों में मुलव्वस होने के शवाहिद भी मौजूद हैं. और जबकि भारतीय हाई कमीशन से तिरंगा उतारने का मकसद भारतीय पंजाब में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी और ब्रिस्बेन में रेफरेंडम से इजहार यकजहती था, जबकि भारत में अगर बात की जाए तो अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया भर में जो सिख कम्युनिटी है वो एहतजाज कर रही है. सो ये तिरंगा उतारा गया भारतीय हाई कमीशन के बाहर से लंदन के अंदर. तो हमने सोचा आपकी खबर शेयर की जाए. खालिस्तान का मामला जी, रेफरेंडम हो रहा है, वहाँ पर भी कुछ रुकावटें खड़ी की गई और साइबर जो है हमलों के हवाले से भी. प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ. इंशाल्लाह हम आपसे कल फिर मिलेंगे. और आपको पता है कि आज खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आज ही के दिन खुश होने की कोशिश करें और अपने इर्द गिर्द वालों को भी खुश करें और उनको खुश देख सकें. इसी नोट पे जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ. कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.